नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? मस्ती से चल रही होगी, मस्ती से पढ़ रहे होगे। ठीक है। तो आज ये जो हमारी क्लास है ना, ये अलजेब्रा की क्लास नहीं है, ठीक है। ये एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए क्लास है, क्योंकि अब हरियाणा में 2 और 3 दिसंबर को एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो उसमें जो है ना, मैथ के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा एक शॉर्ट अप्रोच के साथ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, आपको बताएंगे। और जो अलजेब्रा की क्लास है वो हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, आप उसको देख लेना आराम से और अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। और इस क्लास को भी अपने यार दोस्तों में फैला देना, क्योंकि ये जो बच्चे एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2 या 3 दिसंबर को, उनके लिए बहुत बहुत मतलब बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। क्योंकि आज मैं जो 2022 में एस्टेट हुआ था ना, उसके मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें 12 क्वेश्चन आए थे मैथ के। तो आज 12 के 12 यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा एक शॉर्ट अप्रोच के साथ। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मेथड भी बताएंगे। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन है ना, मैंने एक पेज पे नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं मैंने 12। और जो इसकी पीडीएफ है ना, आपको इस पूरे एग्ज़ाम की पीडीएफ भेज दूंगा मैं एस्टेट की। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल युवा बूस्टर एकेडमी से हमने ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप, उस पे मिल जाएगी। ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इन 12 क्वेश्चनों के। वहाँ से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो और इनका सॉल्यूशन इस वीडियो से कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे पास 5 सेट है, यानी 5 साल के पेपर है मेरे पास। ठीक है। तो 5 सेट का मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन मैथ के हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो आज हम जो ये पहला सेट उठा रहे हैं एस्टेट 2022। ठीक है। तो उसमें ये 12 क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें 12 क्वेश्चन थे, आज मैं ये सोल्व करवाऊंगा आपको। वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, अप्रोक्स 1 घंटे की तो रहेगी। तो आप आराम से पेशेंस बनाए रखना और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखना। ठीक है। एग्जाम हॉल में कैसे इसको हैंडल करना क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लिखना नहीं है अभी, आप बस देखते रहना साथ में। ठीक है। बाद में नोट डाउन कर लेना जो भी अप्रोच बता रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास मेंसुरेशन का है, यानी एडवांस पार्ट का। अगर इसमें 12 क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस पार्ट के, बाकी अर्थमेटिक के हैं। ठीक है। तो बाईलैंग्वेज हमारी ये क्लास रहेगी, तो आपके यार दोस्तों में सब जगह शेयर कर दो। तो क्वेश्चन क्या है सुनिए, मैं बोलूँगा, सिर्फ कंप्लीट क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन मेथड उनके बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है। बस घुमा रखा है बस क्वेश्चन को लैंग्वेज बड़ी दे के। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो बताऊंगा। और क्वेश्चन मैं बाई लैंग्वेज बोलूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें आप सेटिस्फाई हो उसमें देख लेना। ठीक है। तो देखिए, एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी एक गोला, जिसको हम गोला बोलते हैं स्फीयर को, यानी एक किस्म का सर्कल ही लगा लो। ठीक है। सर्कल थोड़ा अलग होता है, वो गोला होता है। ठीक है। तो जिसकी रेडियस होती है 10.5 सेंटीमीटर, इसने एग्जाम ने दे रखी है, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। और इसको मेल्ट कर दिया, यानी पिघला दिया, किसमें? एक समाल कोण, छोटे छोटे कोण, यानी शंकुओं में, छोटे छोटे शंकुओं में पिघला दिया। और एक शंकु की रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे शंकु बन जाएंगे अगर हम स्फीयर को पिघला के एक शंकु बनाए जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने छोटे छोटे शंकु बन जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर ये गोला होता है बस, और कुछ नहीं होता, ये स्फीयर होता है भाई। ठीक है। और शंकु क्या होता है? शंकु ये होता है, जैसे छोटे बच्चों की हम बर्थडे बनाते हैं ना, उनकी कैप आती है, वो शंकु के आकार की होती है। ठीक है। जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कोण बोलते हैं। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो पेपर वाले ने पूछ लिया, दूसरा हम बताएंगे आपको। कौन सा पूछा है एग्जाम वाले ने? मेल्ट वाला। यानी मेल्ट होता है ना, जब मेल्ट वाला पूछता है तो हमें सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब देखो, पहले इसका आंसर निकालते हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा आपको, क्या बनते रहेंगे। ठीक है। जैसे अब इनका वॉल्यूम इक्वल कर दो। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है भाई। ये किसके बराबर रखना है? ये रखना हमें कोण के वॉल्यूम के बराबर। अब कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट। ठीक है।
अब पाई इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, यानी 22/7 पाई की वैल्यू होती है, अगर पॉइंट में लिखे तो 3.14 होती है, ठीक है। तो यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 22/7, यानी पाई से पाई तो कटी जाएगी। इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, अगर लिखोगे तो हमारी कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन बढ़ेगी, नहीं लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा अपने लिए, ठीक है। जैसे हम पाई को यहाँ से कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ आंसर आ गया हमारा, सोल्यूशन कर दो बस इसका, यानी 4/3। पाई तो हमने कैंसिल ही कर दिया। आर कितना है, स्फीयर की रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, यानी 105 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ठीक है। और 3 बार लिखना है बस, ये लिख दिया। इक्वल, इक्वल क्या है, कोण का वॉल्यूम 1/3, पाई हमने पहले ही हटा दिया था, आर स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 3.5, यानी 3.5 सेंटीमीटर, यानी 35 डिवाइडेड बाय 10, 2 बार लिखना है, ठीक है। और इसकी हाइट, हाइट कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर है भाई। और कितने कोण बनेंगे, हम मानते कि n कोण बनेंगे, ठीक है। तो बस ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हमने बता दिया, आंसर आ गया। बस अब कैंसिल आउट करना है, जो जितना जल्दी करेगा उसको उतना जल्दी आंसर आएगा। 3 से 3 गया, 1 10 2 10, यहाँ पे ये 10 चला गया, ठीक है। 35 दिया 105, और ये 35 दिया 105, इस 3 से ये 3 चला गया, यानी इस साइड तो काम कंप्लीट हो गया, इस साइड सिर्फ n बच गया, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आएगा। अब ये क्या है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 105 काटोगे 21 पे जाएगा, 21 पंजा 105, ख़त्म। 21 दिया क्या होता है 63, और 63 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप कहोगे सर n की वैल्यू जो आएगी ना वो 3 दूनी 6 और 12, यानी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई 126। यानी एक सफ़ेयर को अगर हम पिघलाएंगे छोटे छोटे शंकुओं में तो हमारे पास 126 शंकु बन जाएंगे, जिसमें एक शंकु की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, यानी पहला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है 126। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये तो इतना लिखना नहीं आपको एग्जाम में, कहीं सोचो आप इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है तो जैसे 3.5 था ना, यहाँ 105 को डायरेक्ट 0.3 से ही काट देगा, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.3 आ जाएगा, और डायरेक्ट पॉइंट की वैल्यू को पॉइंट में ही रिलेट करेगा। वो ये नहीं है कि 105/10 लगाएगा, ठीक है। तो पॉइंट की वैल्यू पॉइंट में ही डील करेगा वो, तो आप उसका थोड़ा आंसर जल्दी आ जाएगा, आपका 4-5 सेकंड बाद में आएगा, बस इतना सी बात है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और पेपर वाले ने मेल्ट वाला पूछ लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भी क्या पता अगली बार, अब 2 या 3 दिसंबर का एग्ज़ाम है ना जो भी है, तो उसमें पूछ ले आपसे। जैसे ठीक है, ये तो थी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनानी पिघला कर। एक वो होता है कि जैसे हम एक बार एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है भाई, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मैक्सिमम साइज का स्फीयर डाल दिया, ठीक है। सिलेंडर में हमने मैक्सिमम साइज इतना हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे टच करके ऐसे ये मैक्सिमम साइज का हमने स्फीयर डाल दिया इसमें, और इसको स्फीयर को डाल के इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, यानी बाहर निकाल लिया इस शेप में से। अब जो यहाँ से बाहर निकालें तो ये चीज़ तो खोखली रह जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये पोर्शन बचेगा बस, ऊपर भी और नीचे भी, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। तो पेपर वाला पूछेगा कि भाई जो पोर्शन बचा है ना, जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है, उसका वॉल्यूम बताओ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में स्फीयर का वॉल्यूम और ये क्या कहते हैं अपने सिलेंडर का वॉल्यूम, इनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम तो मैंने अभी लिखवाया था 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सॉरी पाई आर क्यूब, यही आएगा बस, पाई आर क्यूब आएगा, ठीक है। और माइनस इसका हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच।
इनका सिर्फ डिफरेंस लेना है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देगा, रेडियस या हाइट देगा सिलेंडर की, तो यहाँ पे रख के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक तो जैसे सिलेंडर में हमने स्फीयर डाल दिया तो उसको बाहर निकाल लिया, तो हमें डिफरेंस लेना है वॉल्यूम का। या फिर ये मेल्ट वाला क्वेश्चन जो एग्जाम ने लास्ट टाइम पूछा था एग्जामिनर ने, तो उनका वॉल्यूम इक्वल रखना है। बस ये याद रखना, मेल्ट वाले में वॉल्यूम इक्वल रखना है, और जो हम कोई चीज़ एक बार सिलेंडर में डाल देते हैं उसको बाहर निकालते हैं, उस केस में क्या करना है, वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है। बस ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने पिछली बार मेल्ट वाला पूछा है तो इस बार चांस है कि ये पूछ ले। ठीक है, और आप एक बार कमेंट करना, अगर आप चाहो तो मैं पूरे मेंसुरेशन के अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें लगभग मैं आपको सारे फॉर्मूला लिखवा दूँगा, क्योंकि मेंसुरेशन जो है ना सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। जिसको फॉर्मूला याद है वो जल्दी से जल्दी आंसर निकाल देगा। ठीक है, तो आप अगर कहोगे एक बार कमेंट बताना ये वीडियो देखना हमारी कैसी लगी, तो उसके बाद मैं आपको मेंसुरेशन के एक अलग से वीडियो में 10-15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें अलग से मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्या है। इफ़ द अमाउंट इज 3/8 टाइम द सम आफ्टर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली है भाई। ठीक है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एग्जामिनर ने क्या है कि हमारे पास कोई धनराशि है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए राशि हो, ठीक है, साधारण ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और वो 3 साल में खुद का 3/3/8 हो जाती है। 8 टाइम लगा लो। ठीक है, 3/3/8 गुणा हो जाती है। तो अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और पर एनम पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है ना, पर एनम का मतलब क्या होता है कि 1 साल की, यानी पर एनम। ठीक है, पूरे साल की। अगर हाफ ईयरली होता तो एग्जाम वाला लिख के देता हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता तो भी लिख के देता, लेकिन पर एनम लिखा है तो 1 साल की बतानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए आप सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जब मैं आपको पूरा कंपाउंड एंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें क्या है कि आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा और उस एक ही पॉइंट पे हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे अब क्या है, पहले इसको आप जैसे ये था हमारे पास, इसको ब्रेक करो पहले फ्रैक्शन में, सिंगल फ्रैक्शन में। ठीक है, 8 3 24, 24 और 3 27, यानी ये क्या आ गया 27/8। ठीक है, यानी यही वो राशि है 3 साल में जो इतनी हो जाती है। यानी पहले कितनी थी, ये 8 थी, बढ़ के कितनी होगी 27 हो गई। ठीक है भाई, 27 हो गई। आपको हो गई यस सर। अब क्या है कि इसके बीच में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कह रहा है एग्जाम वाला 3 साल, और 3 साल डिफरेंस कह रहा है ना, तो मैथ की एक खास बात होती है, जो पॉइंट बना दिया ना वो बना दिया। ठीक है, उसको बदल नहीं सकते आप, कहीं सोचो अपने हिसाब से कुछ कर दो, नहीं। 3 साल का डिफरेंस कह रहा ना, तो ये प्रॉपर किसी न किसी का क्यूब बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर पेपर वाला 3 साल का डिफरेंस कहे और क्यूब ना बने। अगर 2 साल का डिफरेंस बोलेगा तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये 2, ये 8 है और ये 27 है। 8 किसका क्यूब है, आपको कहोगे सर 2 का क्यूब है, क्योंकि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 बनेगा। जैसे 2 2 2 बन गया ना 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बनेगा। ठीक है, 3 3 9 3 27। और ये जो रेशो होता है ना, इसी रेशो पे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा मैं। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, यानी ये है मूलधन जो हिंदी वाले बच्चे हैं, और ये है मिश्रधन। और इनके अंतर होता है ना, जो इनके बीच का अंतर होता है वो होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, और ब्याज जो ना हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। अब 2 हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, 3 क्या है, अमाउंट। ब्याज कितना है, आप कहोगे सर 1 रुपया। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस ब्याज होता है, 1 रुपया ब्याज है भाई। अब ये ब्याज लगा किस पे, आप कहोगे सर 2 पे लगा। मैं कहूँगा 2 पे क्यों लगा भाई, क्योंकि आप कहोगे सर प्रिंसिपल 2 था, क्योंकि ऑलवेज प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है। ठीक है, ये बात चाहे लिख लेना आप। और परसेंट पूछा है, पर एनम रेट हमेशा परसेंट में होती है, तो परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं। इसको यहाँ से कट करेंगे तो 50, यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया 50%। ठीक है, 50% आंसर आ गया, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने एक एक चीज़ आराम से बताई है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं की,
नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था। ठीक है, 8 से 27, 2 से 3, 50% आंसर है। तो मैंने लिख के बताया, प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, दो दो दो, तीन तीन तीन। ठीक है, तो 8 से 27 हो गई, तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, आंसर 50% ही आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो, इस पे मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा आपको कभी, मतलब एडवांस के बाद कभी भी जब कंपाउंड इंटरेस्ट का नंबर आएगा, तो इसी पे प्रिंसिपल टू अमाउंट के रेशो पे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे आपका। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखने में आपको ये समझ आया नहीं आया। ठीक है, और एग्ज़ाम में लिखना नहीं है आपको दो 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 ऐसे ना, आपको अगर इसमें ऐड करोगे ना आप, जैसे 8 से 27 रेशो आया था, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ने बताया था 3 साल का अंतर है तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, अगर 2 साल का अंतर है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो बस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो आंसर क्या आ गया 50%। 2 से 3, 1/2 गुणा में 100। अगला क्वेश्चन सुनिए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1865 बंदे हैं। ठीक है, 1865 बच्चे हैं, उसमें से क्या है कि 660 बच्चे तो इंग्लिश बोलते हैं और 1305 बच्चे हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 660 बच्चे तो इंग्लिश बोलते हैं और 1305 बच्चे हिंदी बोलते हैं। 120 बच्चे हैं ना, 120, वो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। तो मेरे को ये बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, 1865 हमारे पास क्या है, टोटल बंदे हैं। ठीक है, टोटल बच्चे, जैसे जैसे एग्जाम वाला कहीं ना वैसे वैसे लिखते जाओ, कोई अपनी तरफ से फॉर्मूला ट्रिक वगैरह दिमाग में मत लगाना। ठीक है, एग्जामिनर ने कहा कि 1865 टोटल बच्चे हैं। अब प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कहाँ से हिट करना है। क्वेश्चन यहाँ से हिट करो कि उसने कहा है कि 120 बच्चे कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। ठीक है, 120% का नॉट स्पीक इधर लैंग्वेज। ठीक है, तो इनको हटा दो, ये तो कोई लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, ठीक, इनको तो हटा दो, इनको तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1745। अब ये 1745 कौन से बच्चे आए, ये वे बच्चे आए या तो ये हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, दोनों नहीं बोलते। इसका जो मतलब होता है ना, या का मतलब होता है तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये तो हमारी तरफ से आंसर आया है। एग्जाम वाला क्या कह रहा है कि 660 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 660 बच्चे तो इंग्लिश बोलते हैं और 1305 बच्चे हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करो, 5, 6, 1, 9। अब ये भी वही बच्चे आ गए, हिंदी या इंग्लिश। और या मतलब जो एंड का मतलब होता है उसका मतलब होता है और, यानी दोनों चीज़ मिली होती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब होता है स्लैश, स्लैश का मतलब और, जैसे ये और OR, इसका मतलब होता है या तो ये हिंदी बोलते या इंग्लिश बोलते हैं। हमारी तरफ से क्या है, 1745 आया तो हिंदी बोलते या इंग्लिश बोलते हैं, एग्जामिनर की तरफ से 1965 आया तो हिंदी बोलते या इंग्लिश बोलते हैं। और जो कुछ भी नहीं बोलते वे तो हमने पहले ही निकाल दिए। अब जो इनका डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस यानी 1965 और 1745, ये 0, ये 2, ये 2, ये जो 220 बच्चे ना, ये वे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, यानी ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 220, तो ये वो बच्चे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, यानी हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो दोबारा समझो एक बार इस क्वेश्चन को। 1865 टोटल बच्चे थे जो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, 120 बच्चे भी हमने पहले ही निकाल दिए, तो यानी हमारे पास कितने बच्चे बच गए, 1745, जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। ये तो हमारी तरफ से आंसर आया। एग्जामिनर कह रहा है कि 660 बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं और 1305 बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो 1965 टोटल बच्चे हुए या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। इनमें से हमें ये नहीं पता कितने बच्चे इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, कितने हिंदी ना इंग्लिश बोलते हैं। इतना पता है कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। अब जब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये बच्चे वो आ जाएंगे जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा है एग्ज़ाम में बच्चे को, मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पजल हो रहेंगे 120 को लेके कि इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो हमने बता दिया जो कुछ नहीं बोलते उसको पहले निकाल दो, और वो हमें ऐसा हिंट दे जाएगा कि हमारा क्वेश्चन
4 से 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ राइस, यानी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी रिडक्शन का मतलब होता है कमी। और एक बंदा है, कस्टमर है कोई, वो 12.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद पाता है 800 रुपये में। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी के प्राइस में कमी होगी तो हम वो चीज़ ज़्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, तो बताइए उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी ओरिजिनल प्राइस जो पहले खरीदता था वो क्या था, रेट कितने रुपये किलो था। इसमें ऑप्शन है 12 रुपये किलो, 14 रुपये किलो, 15 और 16 रुपये किलो। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इसने पूछा ना ये ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस में काम आता है। ठीक है, जैसे प्राइस, ठीक है, और गुणा कंजम्पशन, ये हमारे पास क्या होती है, ये होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, प्राइस कंजम्पशन इनकी मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर होता है। अगर हिंदी में बोलें इसका मतलब है कीमत या मूल्य भी कह दो। ठीक है, इसका मतलब है खपत, कि हमारे घर में पहले कितने किलो चावल लगते थे, अब कितने लगते हैं। इसका मतलब है खर्चा। ठीक है भाई, ये हमने प्रॉपर लिख के दिखाया, लेकिन लिखना नहीं आपको एग्जाम में। ठीक है, समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो प्राइस, राइस के जो प्राइस है, चावल के प्राइस में 20% की कमी हो गई भाई। प्राइस क्या है, ये इसके सामने लिखेंगे। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20%। ठीक है, जब परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं ना तो डिवाइड में 100 करते हैं। जैसे तो ये क्या आ जाएगा आपको सर 1/5, यानी 1/5 आ जाएगा। और जब फ्रैक्शन से परसेंट में आते हैं ना तो गुणा में 100 करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो 1/5 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 5 बेस वैल्यू है, इसी पे इंक्रीज होगा, इसी पे डिक्रीज होगा। ये जो बेस वैल्यू ना ओरिजिनल यही है, ये मतलब हर टॉपिक में आएगी, प्रॉफिट लॉस में आएगी, इसी पे लॉस होगा, इसी पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और परसेंटेज में इसी पे इंक्रीज, इसी पे डिक्रीज, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी पे ब्याज लगेगा। ठीक है, यही है जो कुछ है। तो ये उठाएंगे बेस वैल्यू, यहाँ पे रख देंगे 5। तो ये कम हुई है या ज़्यादा हुई है, पेपर वाले ने कह रखा भी कम हुई है, तो 5 से 4। ठीक है, अब कंजम्पशन एक काम करो, आप पहले एक बार इसको डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे कि कहाँ से आई ये चीज़। आप एक बार डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 4 यहाँ ले आओ, 5 यहाँ ले आओ, बस। अभी मत सोचना कि कहाँ से लिख दिया, बाद में बताएंगे। इसके बाद एक बार एक क्वेश्चन और कराएंगे। इस टाइप पे ना कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और पेपर वाले ने आपसे 5वां क्वेश्चन ही पूछ लिया। ठीक है, तो यानी खपत, यानी पहले हमारे घर में 4 किलो चीनी लगती थी, यानी चावल लगते थे, अब 5 किलो लगते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो हम ज़्यादा लेके आएंगे। तो पेपर वाला कह रहा है कि भाई 12.5 किलो ज़्यादा लगते हैं, यानी यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 1, लेकिन पेपर वाला तो हमें 12.5 किलो कह रहा है। तो 12.5 वैल्यू किसकी, आप हो गए सर 1 की, चाहिए किसकी, 4 की। ये आ जाएगा हमारे पास ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 रुपये। ठीक है, अब देखो वैल्यू सेम रहनी, वैल्यू नहीं बदलनी। 12.5 वैल्यू किसकी, 1 की, चाहिए किसकी, 5 की। ठीक है, ये 25, 60 यानी 62.5। ये हमारे पास जो चीज़ आनी है न्यू। ओरिजिनल प्राइस ये था, नया प्राइस ये है। यानी सारा क्वेश्चन हम धीरे धीरे सेट करें जैसे जैसे एग्ज़ाम वाला बोल रहा है। अब एग्ज़ाम वाला कह रहा है कि 800 रुपये में ख़रीदा है तो ओरिजिनल प्राइस बताओ। अब 800 रुपये में ख़रीदा है, अब प्राइस जब रेट निकालना हो ना, जैसे कितने रुपये किलो, कितने रुपये किलो, जैसे चीनी कितने रुपये किलो, प्याज कितने रुपये किलो, तो जैसे हम उस केस में क्या होता है कि रुपये जो होता है ना, रुपये हमेशा ऊपर आते हैं। ठीक है, रुपये हमेशा ऊपर आते हैं, और जो चीज़ होती ना, जैसे हमने 5 किलो ली, 10 किलो ली, तो वो हमेशा नीचे आती है। ठीक है, यहाँ पे किलो आएगा। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी शॉप पे गए और आपने 5 किलो चीनी ली। ठीक है, आप ये बताइए चीनी कितने रुपए किलो है, आप फट ही बोल दोगे सर 20 रुपये किलो, फटाफट बोल दोगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया,
20 जो आपके पास 100 रुपये थे ना वे ऊपर रखे, और जो सामान लिया था कितना 5 किलो वो नीचे लिखा। तो 5 से 120 टाइम चला गया, यानी 20 रुपये kg। ठीक है, यानी आप आगे से जब भी रेट बनाना हो ना तो रुपये हमेशा ऊपर लिखने हैं और जितना सामान है वो नीचे लिखना है। अब ओरिजिनल प्राइस पूछा है, रुपये हमारे पास कितने थे 800, और ओरिजिनल कितना है 50 किलो, क्योंकि ये निकला था ना 50 किलो यहाँ से, तो बस ये हमारा आंसर आ गया। 10 से 10 16 पंजे 80, यानी 16 रुपये पर kg पहले था। ठीक है, न्यू पूछेगा तो यहाँ पे 62.5 कर देना, बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। अब ये तो आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ मैंने लिखी, रेट भी निकलवा के दिखाया, पहले कितनी खपत थी अब कितनी खपत है। ठीक है, तो ये लिखनी नहीं आपको एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे करना है वो भी सुनो। आपको जितना हो सकेगा मतलब डिटेल मेथड भी देंगे और साथ में शॉर्ट मेथड ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें किसी को समझाना थोड़ी है कि भी ये कहाँ से आया, हमें तो आंसर देना फटाफट। जब आप ये क्वेश्चन रीड करोगे ना एग्जाम में तो आपको अपने आप पता चल जाए कि ये प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। प्राइस गुणा कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ये सर ने बताया था। ठीक है, तो 20% प्राइस कम हो गया तो डायरेक्ट लिखो भी 5 से 6 हो गया, फालतू ना सॉरी 5 से 4 हो गया, 20% कम हुआ है तो फालतू क्यों लिखना हमें, प्राइस गुणा कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और डायरेक्ट इसका उल्टा करना है। ये क्यों करना अभी बताएंगे। यानी पहले हमारे घर में 4 किलो चावल लगते थे, अब 5 किलो लगते हैं। कितना ज़्यादा लगता है 1 किलो, लेकिन पेपर वाला तो कह रहा है भाई 12.5 किलो। तो 12.5 किलो वैल्यू किसकी, आप कहोगे सर 1 की, एक बार 4 की लेंगे और एक बार 5 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 किलो और ये आ जाएगा 62.5 किलो। और यहाँ भी आपको टाइम बचाना है, क्यों, क्योंकि पेपर वाले ने कह रखा है ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकालो ही मत। ठीक है, अगर न्यू पूछता तो ये निकालते, ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो ये भी रफ कर दो, यहाँ पे ये भी नहीं निकालना। जहाँ जहाँ स्टेप कम होते जा रहे हैं ना वहाँ करो स्टेप कम, तभी आप जल्दी आगे निकल पाओगे औरों से। ठीक है, अगर 2 बंदे एग्ज़ाम में बैठे सेम चीज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हो, तो फ़ायदा क्या फिर उस चीज़ का, जैसा वो है वैसे ही आप क्या अलग हो। जो चीज़ पूछे ना वही लिखो, बस यही पूछा है तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 800/50, यानी 16 रुपये किलो। अब दूसरा बच्चा वो भी निकाल लेगा, फिर देखेगा ओरिजिनल पूछा है, फिर ये लिखेगा, यानी इतने तो आप दूसरा क्वेश्चन भी कर दोगे। ठीक है, अब पॉइंट आता है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। जब भी कह रहा था मैं आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आप आराम से पेशेंस के साथ देखना, लेकिन सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, ये हम आपसे मतलब गारंटी लेते हैं इस बात की कि सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखो जो है ना राइस चावल, उसकी कीमत मान लो 20% कमी हो गई। ठीक है, यानी 20% बढ़ गई, ये ले लो 5 से 6 हो गई, क्योंकि 20% वैल्यू क्या होती है 20/100, 1/5। अब बढ़ी है तो 5 से 6 लिखेंगे। तो जो कंजम्पशन है ना हमारी कंजम्पशन है उसको कितना कम करें, यानी कंजम्पशन को कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा वो सेम रहे। सेम का मतलब क्या होता है 1:1 रहे। ठीक है, अब 1:1 लिखने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्यों किया, अब मेरी एक बात बताओ, ये बताओ 5 सिक्का 30, 6 पंजे 30, 30:30 आ गया ना 1:1। 1:1 बनाने के लिए हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बार बार ये मत पूछना सर ये डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि अब आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1:1 बनाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं डायरेक्ट, और कोई वैल्यू नहीं आप यहाँ रखोगे 1:1 बन जाएगा। एक्स का तरीका मान के करोगे तो निकल जाएगी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा हमें, मतलब कम से कम टाइम में एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो ये था प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कीमत खपत और खर्चा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कर दिया 1:1 बनाने के लिए, इसलिए हमने वो डायरेक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था 5 से 4, 4 से 5।
तो इस पे 5 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर ने आपसे 5वां क्वेश्चन ही पूछा है। अगर मैं बाकी 4 क्वेश्चन बताऊंगा ना तो कम से कम 25 मिनट लग जाएगी 4 क्वेश्चनों में, तो आपको फिर कभी बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में थोड़ा पजल कर सकता है, ध्यान से समझना। एक डिवीजन है, डिवीजन का मतलब है विभाजन, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं, किसी टर्म को भाग देते हैं, जैसे भाग देते हैं ना बचपन में। सम इफ डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम द कोशेंट, जो डिवीजर है ना विभाजक, वो कोशेंट का 12 गुना है। एंड वही कौन, डिवीजर 5 टाइम है रिमाइंडर का 5 गुना है और कोशेंट का 12 गुना है। तो एग्जाम वाले ने रिमाइंडर की वैल्यू दे दी, यानी एक हमें हिंट दे दिया, यानी रिमाइंडर होता है शेषफल। रिमाइंडर की वैल्यू दे दी इसने 36, यानी हम किसी चीज़ को भाग देते हैं ना तो यहाँ पे जो बचता ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और पूछ ले डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है ना वो होता है डिवीजर गुणा में कोशेंट और प्लस में ये रिमाइंडर, ये होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पजल कर सकता है बच्चे को, ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। अब डिवीजर जो हो ना 12 टाइम द कोशेंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर। अब डिवीजर जो है ना भाई 5 टाइम तो इसका है, 5 टाइम का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना है 36, 5 टाइम इसका डिवीजर है, यानी 36 के आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, ठीक है। ये 180 आ गया, यानी डिवीजर हमारे पास क्या आ गया, 180 आ गया। अब डिवीजर 12 टाइम भी है किसका, आप कहोगे सर कोशेंट का, कोशेंट तो हमें कहीं पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये 12 टाइम है कोशेंट का, अगर इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, यानी मतलब ये 12 गुना होके आया है डिवीज़र कोशेंट में, ठीक है। अगर आप इसको 12 से भाग कर दोगे ना तो कोशेंट आ जाएगा। अब इसको हम अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, आप कहोगे सर 15, तो ये हमारा कोशेंट आ गया। क्यों, क्योंकि डिवीजर था इसका 5 टाइम रिमाइंडर का, ठीक है, एग्जाम ने बोल रखा था 180 आ गया। अब जो 180 है ना ये कोशेंट का 12 टाइम है, ठीक है, यानी 15 गुना 12 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 180 आएगा। तो अगर हम इसे 12 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कोशेंट आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, अब आंसर आ जाएगा। बस डिविडेंड कैसे निकालते हैं, बच जाए डिविडेंड सुना भाई, डिवीजर गुणा में कोशेंट, डिवीजर कितना है 180, यानी एक बार लिख देते हैं कंप्लीट, डिवीजर गुणा में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर भाई, ठीक है, रिमाइंडर। अब डिवीजर आप कहोगे सर 180 है, कोशेंट आप कहोगे सर 15 है और प्लस में 36 तो है ही। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 15 और 18 ही का हमने भी निकाला था, ठीक है, ये 2700 आ जाएगी ये, और प्लस में अगर आप 36 ऐड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना यहाँ पे लिख देते हैं, वो आएगा भाई 2736, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रॉपर मैंने लिख के बताया और ये लिखना ज़रूरी भी था, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट एकदम बता नहीं सकते, क्योंकि मैं तो कर दूंगा डायरेक्ट 180, ये 12 हो जाता है, ठीक है, ये 15 हो गया, तो 180 की 15 से मैं तो ये लिख दूंगा डायरेक्ट 180 गुणा 15 प्लस में 36, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सेकंड लगेगी, 6 से 7 सेकंड लगेगी बस। लेकिन आप यहीं पजल हो जाओगे, डिविडेंड डिवीजर गुणा कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, या इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे या इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। और एग्जामिनर भी आजकल चालाक हो रहे हैं, जो जो आपके दिमाग में थॉट बन सकते हैं ना वो भी ऑप्शन दे रहे हैं पेपर में, ठीक है, ताकि आप एक बार ही क्वेश्चन निकाल लो, चाहे आप गलती कर दो, आपका यहाँ पे मान लो 2826 आ गया तो आप 2826 ही टिक कर दोगे, ठीक है, आप देखोगे नहीं, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं ना एग्जाम में, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, और जितना आप टाइम लगाओगे ना क्वेश्चन पढ़ने में उससे 2 गुना कम टाइम आपका सोल्यूशन में लगेगा, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ने में 20 सेकंड लगाए तो आप 10 सेकंड में सोल्यूशन कर दोगे, क्योंकि आपने बड़ी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन ही पढ़ना बस एग्जाम में और कुछ नहीं करना। तो ये लिखना ज़रूरी था, और एक बार आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चनों की, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे, आपको पता चल जाएगा डिविडेंड क्या होता है, और हमेशा डिविडेंड ही पूछेगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कहीं डिवीजर पूछे नहीं, क्यों,
और कोई चीज़ पूछ ही नहीं सकता, वो डिविडेंड ही पूछेगा। डिविडेंड क्या होता है? डिविजन गुणा में क्वोशंट और हमेशा प्लस में रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 9 एंड 13, यानी एक नंबर है, उसको हम अगर भाग करते हैं ना किससे? 5 से, 9 से और 13 से, यानी भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो जो शेषफल आता है ना, यानी रिमाइंडर बचता है, वो 2, 6 और 10 बचता है भाई। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी बदलेगा नहीं कभी। ठीक है, अब दिमाग में रखना कहीं कोई और लैंग्वेज चेंज हो जाए, कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट ये होगा, बस यहाँ पे ये नंबर चेंज हो जाएगा, 10, 15, 20 हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जो है ना वो सब में कॉमन रहेगी, वो क्या है? इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम रहेगा। यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 3। डिफरेंस जो है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो सकती हैं, बस डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। और पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, अब नंबर भी बताना पड़ेगा। जब नंबर को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेष बचना चाहिए ना। अब इसका देखो क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक है कि तीनों का एलसीएम ले लो बस। अगर कुछ कटता है कट तो, नहीं तो कट नहीं, एलसीएम ले लो। अब कुछ नहीं कट रहा, ये अपना प्राइम नंबर है ये भी, और ये अपना 3 का मल्टीपल है, तो कुछ नहीं कट रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बस। एलसीएम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बस। यानी 5 9 जा 45 और मल्टीप्लाई 13, तो ये कितना आ जाएगा? 13 पंजे ना, सॉरी 13 चौके 52, 520। ठीक है, और 520 में हम अगर 13 पंजे 65 जोड़ेंगे तो 585 आ जाएगा भाई। ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो ये 3 माइनस करेंगे तब आएगा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस माइनस करना है बस, तभी आंसर आएगा, तभी वो रकम आएगी। क्योंकि डिफरेंस ये 3 घटा के 2 आया ना, तो 3 माइनस कर देंगे यहाँ से, यानी ये क्या आ गया? 582। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, और ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो ये करना, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बदल नहीं सकता। कहीं आप सोच रहे हो बदल जाएगा, नहीं, बस यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है। बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंस सेम पाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, और ये डिफरेंस जो ये माइनस कर देना है। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A boat cover a certain distance downstream in 3 hours, while it comes back in 4.5 hours. If the speed of the stream be 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में। ठीक है, इसका अगर आप लॉजिक बताऊंगा ना मैं आपको, तो कम से कम भी 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्या पता 10 मिनट भी लग जाए, क्योंकि उसका लॉजिक बहुत बड़ा है। मैं इसको आपको डायरेक्ट बताऊंगा, और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट करना है। इसमें हमेशा क्या बनेगा, इसमें एक बात याद रखना, ये हमारे पास बोट और स्ट्रीम का हमेशा रेशो बनेगा, बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, बोट और स्ट्रीम का रेशो बनाएंगे ना, तो जैसे एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, एक अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? जैसे अब एक नदी है, नदी बह रही है और नदी के साथ नाव चल रही है, तो वो होता है कि नदी नाव को लेके जा रही है। ठीक है, तो वो थी डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड वापस आना। ठीक है, यानी धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? इनको जोड़ दो, यानी 3 + 4.5 यानी 7.5 आ गया। ठीक है, और एक बार इनको घटा दो, 4.5 में 3 जाएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हमारा। अब क्वेश्चन कैसे खत्म? क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया टाइम। ठीक है, और इसने कहा कि स्ट्रीम की स्पीड, यानी ये स्पीड दे रखी है और ये बतानी है। टाइम आ गया, यहाँ पे स्पीड करेंगे ना, तो इसको ऐसे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस सर्टेन होती है ना, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस होते हैं, हमें पता नहीं है कितनी है, हम अपनी तरफ से मानते हैं, तो टाइम और स्पीड का रेशो रिवर्स हो जाता है। अब इसको हम कट करेंगे ना, तो ये 1 पे और ये डायरेक्ट 5 पे, क्योंकि 15 × 75 होता है। एक की वैल्यू एग्जाम ने दे रखी है, स्ट्रीम स्टिल वाटर की पूछी है, यानी ये पूछी है। ठीक है, तो 3 वैल्यू 1 की चाहिए, इसकी 5 की।
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई 15। और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। ये उसमें भी लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ऐसे टाइम देके स्पीड निकाल लेंगे और एक की स्पीड देगा दूसरे की पूछेगा, ये डायरेक्ट है। पेपर में भी ऐसे ही करना, जोड़ के एक बार जोड़ के रेशो लेना, एक बार घटा के रेशो लेना है, तो बोट और स्ट्रीम का रेशो आ जाएगा आपका। ठीक है, स्टिल वाटर को होते खड़े पानी में नाव की चाल। ठीक है, तो इसका अगर हम एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, एक इक्वेशन सी बनेगी, वो इक्वेशन आप सोल्व कर लेना तो 15 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मेरे को एक बात बताओ 3R है, ठीक है, यानी बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम, ये 9/2, क्यों 4.5 को ऐसे लिख सकते हैं। स्पीड कितनी है, स्पीड भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, और ये 9/2। अगर पॉइंट में लोगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। आप इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको सोल्यूशन करो, बी की जो वैल्यू आएगी ना 15 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। ठीक है, आप कर लेना, ये डिटेल सोल्यूशन है इसका, मैंने जो डायरेक्ट बता दिया था आपको जोड़ के और घटा के। ठीक है, वो रेशो आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये जब टॉपिक कराएंगे ना ये बारीकी से समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास 5 क्वेश्चन और बच गए, 7 क्वेश्चन हमने करा दिए। आई होप कि आपको सब अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। एक टैंक है, यानी एक टंकी फील्ड 5 घंटे में भरती है, 3 पाइप लगे हुए हैं PQR। ठीक है, यानी PQR, 3 पाइप इसमें लगे हुए हैं और 5 घंटे में भरती है। लेकिन एक कंडीशन दे दी, जो R पाइप है ना वो 2 गुना फास्ट भरता है Q से, और जो Q पाइप है वो 2 गुना फास्ट भरता है P से। यानी उल्टा चलो ना सीधा, जो 1 है ये 2 भरेगा, ये 4 भरेगा, बस, क्योंकि R 2 गुना Q से, Q 2 गुना P से, तो बस क्वेश्चन खत्म। टोटल कितना दे रखा है, 5 घंटे, 5, यहाँ पे कितना है 4, 2, 6 और 1 7, 7 डिवाइडेड किसकी पूछी है, P की, तो P क्या है 1, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 35 घंटे। क्योंकि जिस वैल्यू के नीचे 1 होता ना तो वो वही वैल्यू होती है। ये शॉर्ट ही था, शॉर्ट ही समझना, इसको डिटेल में मत समझना। ठीक है, क्योंकि ये कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको आप डिटेल में समझ जाते हो, लेकिन समझना नहीं है, ये शॉर्ट ही था, शॉर्ट में समझो इसको बस। अब देखो भाई, एक अलजेब्रा क्वेश्चन आया, और एक खास बात, हमारी जो वीडियो आती है ना अब अलजेब्रा की आ रही है, तो ये जो क्वेश्चन आया ना ये मैं आपको आज मैंने कराया था शायद, और 1 या 2 वीडियो बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा इसका। ठीक है, तो अब देखो पहले एग्जाम ने क्या दे रखा है, x = √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, और यहाँ पे दे दिया y = √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ठीक है, ये दे दिया, और उसने पूछ लिया x² + 1/y², ये बताओ। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है x की वैल्यू क्या है √3 + 1, ये क्या है √3 - 1, और y की वैल्यू इसकी अपोजिट है, यानी x = 1/y है या y = 1/x है, ये है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे, ये इसकी उल्टी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, या तो हम x की जगह 1/y रख दें या y की जगह 1/x रख दें। हम एक बार y की जगह 1/x रख देते हैं। एक्चुअल एग्जाम वाला ये पूछ रहा है आपसे x² + 1/x², उसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया बस। ठीक है, कहीं बच्चे यहाँ पे रख के यहाँ स्केयर करने लग जाओ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें x + 1/x चाहिए। ठीक है, x + 1/x कैसे निकलेगा, बस वो डायरेक्ट याद रखना, वो क्यों आया कैसे आया वो हम आपको हमारी अलजेब्रा की वीडियो देखना, आप 1 या 2 दिन बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये है 2 / 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, ये आपकी डायरेक्ट x + 1/x की वैल्यू आएगी। ये क्या है, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 हो गया, कट गया, तो ये क्या हो गया 4, बस ये x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई। पेपर वाले ने स्केयर पूछा है, तो स्केयर तो हमें बहुत ही जाता है, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास जो हमारी अलजेब्रा की आप देखोगे ना स्केयर क्यूब यही करवाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। ठीक है, ये आ गया 14 आंसर आ जाएगा भाई। अब ये -2 क्यों किया, स्केयर क्यों किया, ठीक है, तो आप हमारी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास देखना। ठीक है, जो हमने
1 वीक पहले डाली थी इसी युवा बूस्टर एकेडमी पे, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में समझा रखा है ये माइनस क्यों आया, 2 क्यों आया, ठीक है। अब यहाँ पे समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे 3-4 और बचे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, ये बदलेगा नहीं, कहीं सोचा बदल रहे हो, सिर्फ बदलेगा क्या, यहाँ पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन ये रहेगा ट्वाइस ऑफ 7 है तो 7 + 1 7 - 1, 6 है तो 6 + 1 6 - 1, 2 हमेशा रहेगा। 2 क्यों रहेगा वो आपको 1 या 2 दिन बाद हमारी अलजेब्रा की क्लास देगा ना, उसमें समझाएंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, सामने वाली टर्म का स्क्वायर प्लस से उल्टा माइनस और ऑलवेज 2, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ऑलवेज 2, प्लस करो या माइनस करो, 14 आंसर आ जाएगा भाई। और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ये हमारी अलजेब्रा के क्वेश्चन थे और अलजेब्रा के क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप एक बार देखना। तो आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो बन जाएगा, और जब तक आप 2-3 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है ना, उससे पहले अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्लास में से अगर आपके क्वेश्चन आए तो हमारे लिए तो दी बेस्ट है, यानी हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को बेचता है 15% प्रॉफिट पे। अगर वह उसे 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 18% का प्रॉफिट होता, ठीक है। इसमें मैं टोटली 3 डिजिट लिखूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी शॉपकीपर है, किसी आर्टिकल को बेचता है 15% प्रॉफिट पे, अगर वो 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। तो बताओ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है। यानी एक कंसेप्ट होता है मैथ में, जब मैं अर्थमेटिक कराऊंगा तो पूरा अर्थमेटिक एक ही लॉजिक से कराऊंगा, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अभी वैल्यू क्या है किसकी चाहिए वो बाद की बात है, लेकिन पूरा अर्थमेटिक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखवाया जाएगा आपकी पूरी नोटबुक में, एक फॉर्मूला लिखवाया जाएगा अर्थमेटिक का, सारा एक ही टर्म पे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब देखो वैल्यू क्या है, रेशो, शेयर और परसेंटेज, इन 3 चीज़ को छोड़ के सारी वैल्यू है। जैसे 18 रुपये ये वैल्यू है, बोर्ड वैल्यू है, 10 मार्कर वैल्यू है, ठीक है, 5 बंदे वैल्यू है। रेशो, परसेंटेज और शेयर को छोड़कर सारी चीज़ वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है 18 रुपये, 18। अब ये डिफरेंस है, अब कहोगे सर पता कैसे चला डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा है वो पहले 15% प्रॉफिट पे कोई सामान बेचता है और बाद में अगर वो 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 18% का प्रॉफिट होता, यानी 3 रुपये का डिफरेंस आ गया ना। तो 3 की वैल्यू ये, कॉस्ट प्राइस हम अपनी तरफ से हमेशा 100 मानते हैं, 100। आंसर क्या आ गया, आप कहोगे सर 600 रुपये आ गया ना आंसर, टोटली 3 डिजिट लिखी। अब इसका एक लॉजिक तो छोटा सा ही हो तो बता देते हैं। जैसे एक बात बताओ, हमने CP 100 अज्यूम किया, यानी 100, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन CP, बस ये एक ही टर्म बताएंगे और पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन CP, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे इस एक पॉइंट पे। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, पहले क्या हुआ उसे 15% का गेन यानी 115, फिर क्या हुआ 18% का गेन यानी 118। कितने का अंतर आया, आप कहोगे सर 3 का। तो ये ऐसे ना लिख के हमने डायरेक्ट लिख दिया, बस आंसर क्या आ गया 600 रुपये। इसमें C ऑप्शन है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे एक बंदा है शॉपकीपर ही है, वो पहले अपने सामान को ना 20% प्रॉफिट में बेचता है, अगर वो 20 रुपये कम में बेचे तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तो 15% का लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कितने का डिफरेंस, आप सिर्फ डिफरेंस बता दो। यहाँ 20% प्रॉफिट है, यहाँ 15% लॉस है। अब आप जल्दी जल्दी ये मत कह देना कि सर यहाँ पे 5 का लॉस हो गया प्रॉफिट हो, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे है 35 रुपये का डिफरेंस, 5 रुपये का नहीं है। वो क्यों है बाद की बात है, पहले देखो वैल्यू क्या है 20, यानी 20 रुपये किसकी है 35 की। और ऑलवेज क्या पूछेगा हमसे कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या आ गया 5 सत्तू 35 5 20, यानी आंसर आ जाएगा भाई 240/7 ना, सॉरी 400/7। 20 का स्केयर 400 है ना, 400/7 ये आंसर आ जाएगा रुपये पे। अब ये 35 क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको CP हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। इसको एक बार रफ कर देते, इसी में समझा देंगे। CP हम 100 मानते हैं, तो पहले क्या था 20% का लॉस था, नहीं प्रॉफिट था। तो 120, 100 की चीज़ 120 में जाएगी, 20% का प्रॉफिट होगा।
तो बाद में क्या है, 15% का लॉस है, तो यानी 100 की चीज़ 85 रुपये में जाएगी। डिफरेंस देखो भाई, आप कहोगे सर 35 का है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी मैं डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पेपर में बार बार लिखना नहीं है, सो ये वो, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर चाहो तो लिख भी लेना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। जब यूनिट सेम होती है ना, यूनिट सेम होती है, जैसे यहाँ क्या था, पहले भी प्रॉफिट था, बाद में भी प्रॉफिट था, तो डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं। जैसे 15% प्रॉफिट था, 18 में ज़्यादा में बेचता तो 18% प्रॉफिट होता, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिफरेंस आ जाएगा। जब चेंज हो जाता है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो जोड़ते हैं उसको, ऐड करते हैं, डिफरेंस नहीं लेते। जैसे ये क्या है, 20% प्रॉफिट है, ये क्या है, 50% का लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस अलग अलग यूनिट आ गई, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये हमने लॉजिक बता दिया क्यों आ गई, ठीक है। तो पेपर में बार बार ये लिखना नहीं है, ये लाइन लिख लो, अगर यूनिट सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। जैसे प्लस है तो ना, सॉरी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो डायरेक्ट, लॉस लॉस है तो डायरेक्ट, लेकिन प्रॉफिट लॉस है तो ऐड करना है बस, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। तो और तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको डिटेल मेथड बिल्कुल इजी तरीके से बताया जाएगा एक एक चीज़। अब देखो भी, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए बस। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9000, यानी कोई कस्बा है, ठीक है, कोई टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है 9000 है। जो मेल है ना, मेल इंक्रीज हो गए भाई 5%, और जो फीमेल है ना वो इंक्रीज होगी 8%। अब दोनों इंक्रीज हुए, मेल भी फीमेल भी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ गई होगी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ के 96 हो गई भाई। तो पेपर वाले ने पूछा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राइव किया है, बोला कि मेल बताओ कितने हैं। ये अगर हम पहले इसका 5% निकालें, फिर इसका 8% निकालें, फिर उसमें से ये माइनस करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो डेविएशन मेथड। कई बच्चों ने नया सुना होगा डेविएशन कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादातर एवरेज में यूज़ होता है, लेकिन हम परसेंटेज में भी यूज़ करेंगे उसको। उससे हमारा क्वेश्चन यानी कई स्टेप कम हो जाएंगे। देखो, मेल क्या है, यानी 5% बड़े है, फीमेल 8%, यानी फीमेल भी 5% तो बड़ी है, ये कन्फर्म है। यानी प्लस एक्स्ट्रा कितनी बड़ी है, आप कहोगे सर 3% बड़े है, ठीक है। ये डेविएशन कंसेप्ट होता है, यानी मेल भी 5%, फीमेल भी 5%, यानी 9000 का 5% तो बड़ा ही है, ये कन्फर्म है। यानी 9000 का अगर आप 5% निकालोगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। इतने तो बड़े ही बड़े हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। लेकिन एग्ज़ाम वाला कह रहा है कि भाई 600 बड़े हैं, क्योंकि 9000 थे, 96 हो गए, तो 600 बड़े हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या निकला, 450 बड़े हैं, एग्ज़ाम वाला कह रहा है 600 बड़े हैं, तो ये जो डिफरेंस है ना 150 का, ये कैसे आया, बस ये बताना आपको। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मेल कितने बड़े थे, 5%, फीमेल 8%, यानी मेल भी 5% बड़े, फीमेल भी 5% तो बड़ी ही है, और एक्स्ट्रा कितनी बड़ी है, 3%, यही वो एक्स्ट्रा है। ये 150 वैल्यू 3% की है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, और परसेंट का ऊपर 100 लग जाएगा भाई, यानी ये वैल्यू आ जाएगी फीमेल की, यानी 3 से 5 टाइम जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000। ये फीमेल आ गई, ठीक है। जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में 5000 भी है, ठीक है। लेकिन पेपर वाले ने क्या पूछा है, मेल टोटल कितने थे, 9000, फीमेल कितनी है, 5000, तो मेल कितने बच गए। आप कहोगे सर मेल तो 4000 बच गए, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमने लिख के दिखाया आपको, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी था, डेविएशन कंसेप्ट बताया था आपको, ठीक है। लेकिन आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने एक ऐसे क्वेश्चनों की मतलब 10 से 15 क्वेश्चन लगातार सोल्व कर रखे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि डेविएशन वाला कैसे, ये 5% बढ़ा, ये 8% बढ़ा, यानी दोनों 5% तो बढ़े ही। डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालना 5%, यानी 450 बढ़े। पेपर वाले ने कहा 600 ही बढ़े, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ी है, 3% की वैल्यू है, आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगेगी बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना नहीं है, आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट अप्रोच बताएंगे कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ा सको, ठीक है। क्योंकि और भी तो पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब जीके वगैरह है, सारी वो भी तो करनी है। मैथ रीजनिंग को इतना टाइम नहीं देना। 20 क्वेश्चन है ना, तो अगर आप थोड़े अगर मैथ इंग्लिश में थोड़े वीक हो,
ना सॉरी मैथ रीजनिंग में, तो आप एक एक मिनट भी लगाओगे ना तो भी 20 मिनट लगेगी बस, लेकिन 1 मिनट लगेंगे नहीं। जैसे मैं आज 12 क्वेश्चन थे, तो 12 क्वेश्चनों में से 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे तो आपको देखते ही करने थे, ठीक है। जैसे एक वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो गया, अरे एक पाइप वाला था वो PQR वाला, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, एक बोट वाला जोड़ के ख़त्म करना बस, ठीक है। एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, और यही था बस, ठीक है। और एक क्वेश्चन और छोटा सा, एवरेज है भाई 9 कंजुकेटिव नंबर। 9 कंजुकेटिव नंबर क्या होता है? 9 लगातार संख्या, ना इवन दे रखा ना ओड दे रखा, नहीं तो ऐसे 9 लगातार सम संख्या, 9 लगातार विषम संख्या। तो 9 कंजुकेटिव नंबर है, उनका जो एवरेज है ना वो n है, ठीक है। और 2 नंबर और जोड़ दिए इसमें, तो पूछा है क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ना, जैसे 1 वृद्धि होगी, 2 वृद्धि होगी, 2 कमी होगी, ऐसे होगा। तो 2 नंबर जो जोड़ेंगे ना तो ओवरऑल एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो यानी इसका आंसर आएगा 2 की वृद्धि, ये आंसर आएगा, यानी 2 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन में भी यही था, 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, ठीक है, वो देख लेना कौन सा ऑप्शन था। तो ये आज आपका पहला एग्ज़ाम था भाई, जो 2022 में एस्टेट का हुआ था, ठीक है। तो मेरे को बताना इसका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। हमने शॉर्ट अप्रोच बताई, डेविएशन बताया, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है। और अलजेब्रा का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए आप 1 या 2 दिन वेट कर लो बस, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा उसको, कम से कम उसमें 10 से 12 मिनट लगेगी, ठीक है। तो आप इसको क्लास को यार दोस्तों में शेयर कर दो, हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, लाइक बढ़ाओ और कमेंट्स करो जो आपको समझ नहीं आया या कैसी लगी हमारी क्लास, ठीक है। इसको आराम से पूरी देखना इस क्लास को, ठीक है। और इस एग्ज़ाम की जो PDF है ना, जो हमारी मतलब एस्टेट की 2022 के पेपरों की PDF है, वो में हमारे टेलीग्राम ग्रुप है युवा बूस्टर एकेडमी से, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें जुड़ जाना। वहाँ पे अभी अपलोड कर दूँगा 10 से 15 मिनट में, ठीक है। एक बार ये क्लास देख लेना आप, यहाँ से आप सॉल्यूशन देखना कैसे कैसे शॉर्ट अप्रोच से सॉल्यूशन करने हैं, और वहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन आपके 12 के 12 तो वो करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे 5 क्वेश्चन है मेरे पास, कल मैं 2 क्लास और कराऊंगा, ठीक है, मैथ की, तो मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं क्या कराऊंगा, रीजनिंग, यानी इस वीक में कोशिश करेंगे आपकी मैथ रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर मंडे को तो नहीं, ट्यूसडे को हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आपका मैथ और रीजनिंग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने यार दोस्तों में फैलाओ, हमारी सब्सक्राइब बढ़ाओ, तो जल्दी जल्दी युवा बूस्टर एकेडमी को सब्सक्राइब करो ताकि हम लाइव पढ़ा सकें आपको, और हमारा टास्क कंप्लीट करो वॉचिंग कंप्लीट किया करो आप, ठीक है। 4 घंटे जैसे हम 20-30 मिनट की वीडियो डालते हैं तो कंप्लीट देखा करो उसको, ठीक है। तो अपने भाई बहनों में भी शेयर करो इसको, और हमने अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, उसको ध्यान से समझो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, CGL है, CPO है, CHL है या GD है, ठीक है। तो ओके, चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एस्टेट के दूसरे पेपर के साथ। ओके, हैव ए नाइस डे।